तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ए लियो स्टार्स नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका टाइटल लियो एंड द स्टार्स रखा गया है, जो कि 2025 में हमें देखने को मिलने वाली है। इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। लिलो एंड स्टिच एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डीन फ्लेचर कैंप ने किया है और इसे क्रिस केकानियोक्लानी ब्राइट और माइक वान वेस ने लिखा है। एक वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और राइटबैक द्वारा निर्मित यह फिल्म डिज्नी की 2002 की एनिमेटेड फिल्म लिलो एंड स्टिच का लाइव एक्शन एनिमेटेड रीमेक है। इसमें माया केलोहा ने लिलो पेलेकाई की भूमिका निभाई है, जिसमें मूल लिलो एंड स्टिच के लेखक निर्देशक क्रिस सैंडर्स ने स्टिच के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया है। इसमें सिडनी अगुडोंग, जैक गैलिफियानकिस, बिली मैग्नेसेन, हन्नाह वाडिंगहैम और कर्टनी बी वेंस भी है। साथ ही मूल कलाकार सदस्य टिया कैरे, एमी हिल और जेसन स्कॉट ली भी दिखाई दे। लिलो एंड स्टिच को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 23 मई 2025 को रिलीज किया जाना है। आधार फिल्म लीलो नाम की एक अकेली मानव लड़की और स्टिच नाम के एक कुत्ते जैसे एलियन के बीच बनने वाले बंधन की कहानी बताती है, जिसे विनाश की शक्ति बनने के लिए तैयार किया गया है। एलियन सामाजिक कार्यकर्ता और पारिवारिक बंधन के विचार कार्यवाही में शामिल है। 3. रालना माया केलोहा लिलो पेलेकाई के रूप में एक अनाथ 6 वर्षीय मूल निवासी हवाईयन लड़की जो हुला, सर्फिंग और वन्य जीवन से प्यार करती है और सभी घृणित चीजों के लिए एक विशेष लगाव रखती है। 4. वह बहुत कल्पनाशील है, फिर भी विद्रोही है, जो उसे अक्सर परेशानी में डाल देती है और उसे उसके सहपाठियों से अलग कर देती है, जो उसे अजीब मानते हैं। मूल फिल्म के विपरीत, जिसमें उसे और नानी के माता-पिता को उस फिल्म की घटनाओं से अपेक्षाकृत हाल ही में मरते हुए दिखाया गया था, रीमेक की घटनाओं से उनके माता-पिता कुछ वर्षों से मर चुके होंगे, जिसमें लिलो अपने दुख को अथक, मजेदार आशावाद के माध्यम से छिपाती है। 5. 6. क्रिस सैंडर्स स्टिच की आवाज के रूप में एक नीला कोआला जैसा अवैध एलियन जेनेटिक प्रयोग, जिसे एक्सपेरिमेंट 626 के नाम से जाना जाता है, जिसे लिलो द्वारा अपनाया जाता है। उसे अनियंत्रित, आवेगी और अजीब तरह से मजबूत, वह एक रोएदार, बदसूरत प्यारा विध्वंसक गेंद है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने पर तुला हुआ है। 6. सैंडर्स, जिन्होंने चरित्र का निर्माण किया, 2002 की एनिमेटेड फिल्म में अपनी भूमिका को फिर से दोहराते हैं। सिडनी अगुडोंग नानी पेलेकाई के रूप में लिलो की 18 वर्षीय बहन और उसकी कानूनी अभिभावक। उसे बुद्धिमान, अति उपलब्धियों वाली, एथलेटिक, टाइप ए और एक सीधे छात्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने स्कूल के ग्रेड और अपनी नौकरी को बनाए रखते हुए लिलो की देखभाल करने के बढ़ते दबाव को महसूस कर रही है, जिससे उसके और लिलो के सामाजिक कार्यकर्ता के बीच समस्याएं पैदा हो रही है। साथ ही बाल संरक्षण सेवाएं पेलेकाई बहनों को अलग करने और लिलो को पालक देखभाल में रखने की धमकी दे रही है। 7. रॉ जुम्बा जुकीबा की आवाज के रूप में जैक गैलिफियानाकिस। 8. क्वेल्टिक्वान पागल वैज्ञानिक जिन्होंने स्टिच बनाया। बिली मैग्नेसेन एजेंट प्लीकले की आवाज के रूप में। 9. यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन का एक प्लॉर्गोनेरियन एजेंट और पृथ्वी पर उनका विशेषज्ञ। उसे 626 का शिकार करते समय जुम्बा को पृथ्वी के किसी भी जीवन रूप को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ग्रह पर भेजा जाता है। काइपो डुडॉइट डेविड कावेना, एक 18 वर्षीय मूल निवासी हवाईयन सामुदायिक कॉलेज का छात्र और सर्फर जो नानी के प्रति दयालु है। 6. वह उस होटल में फायर नाइफ डांस करता है जहां वह और नानी काम करते हैं। 6. 10. कहियाओ मचाडो को मूल रूप से इस भूमिका में लिया गया था। 10. लेकिन नस्लीय गाली के अपने पिछले उपयोग के कारण उन्हें शीघ्र ही फिर से कास्ट किया गया। 11. टिया कैरेरे श्रीमती केकोआ के रूप में। 12.
एक 55 वर्षीय ANHPI सामाजिक कार्यकर्ता जो एक व्यावहारिक, किताब के अनुसार दयालु और धैर्यवान महिला है जो नानी के साथ नियमित रूप से जांच करती है, लेकिन फिर भी नानी के अपने कर्तव्यों को निभाने के संघर्षों से अवगत है। 6.4 कैरेरे मूल रूप से एनिमेटेड निरंतरता में नानी की आवाज थी। 16 अप्रैल 2023 को हेलीवा में फिल्म के सेट के बेस कैंप के भीतर एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे लगभग $2 लाख का नुकसान हुआ। 34, 35, 36 ट्रेलर में ऐसे परिधान थे जिनका इस्तेमाल फिल्मांकन के पहले 3 हफ्तों के लिए किया गया होगा। 37 आग 11 बजे HST से पहले लगी और अगले दिन 1 बजे तक बुझ गई। 34, 35, 36 किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली, हालांकि फिल्मांकन की शुरुआत अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। होनोलुलु पुलिस विभाग ने इसे प्रथम श्रेणी की आगजनी के रूप में वर्गीकृत किया और प्रतिक्रिया में जांच शुरू की। 34, 35, 36, 37 फिल्मांकन अंततः 1 मई 2023 को शुरू हुआ, जब फिल्म के निर्माण के लिए कलनियानोले हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया था। 38, 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 39 यह अंततः फरवरी 2024 में फिर से शुरू हुआ और आखिरकार उसी वर्ष मार्च की शुरुआत में समाप्त हुआ। 40 दृश्य प्रभाव और डिजाइन। दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा प्रदान किए गए हैं। 41 संगीत। 3 फरवरी 2025 को यह पता चला कि डैन रोमर फिल्म के स्कोरिंग पर काम कर रहे थे। 2 विपणन। फिल्म के लाइव एक्शन स्टिच डिजाइन पर पहली नज़र 9 अगस्त 2024 को 2024 D23 कन्वेंशन में सामने आई। 42, 43 स्क्रीन रेंट और कोलाइडर दोनों ने खुलासे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 44, 45 8 नवंबर 2024 को D23 ब्राजील के दौरान डिज्नी ने फिल्म से एक तस्वीर जारी की जिसमें स्टिच ने एक लेई पहने और अपने बिस्तर पर खड़े होकर आउटफोकस लिलो को देखते हुए दिखाया। 46, 47 22 नवंबर को डिज्नी ने फिल्म का पहला टीजर पोस्टर प्रकाशित किया जिसमें स्टिच का अत्यधिक क्लोजअप दिखाया गया। 48, 25 नवंबर को डिज्नी ने पहला टीजर ट्रेलर जारी किया जिसमें स्टिच को समुद्र तट पर डिज्नी के प्रोडक्शन लोगों में महल की तर्ज पर बनाए गए रेत के महल को नष्ट करते हुए दिखाया गया। 49, 50, 27 नवंबर को मोआना 2 की व्यापक रिलीज के उसी दिन, जिसका पहला टीजर सिनेमाघरों में संलग्न था, एक नया पोस्टर दिखाया गया जिसमें स्टिच को मोआना फ्रेंचाइजी से काकामोरा के साथ उसके मुंह में दिखाया गया था, जो मूल फिल्म के क्रॉसओवर आधारित विपणन अभियान की ओर इशारा करता था जिसमें स्टिच ने अन्य डिज्नी फिल्मों पर आक्रमण किया था। 51, 18 दिसंबर को मुफासा द लायन किंग की रिलीज से 2 दिन पहले एक और क्रॉसओवर पोस्टर और एक और टीजर ट्रेलर जारी किया गया, बाद वाला मुफासा से जुड़ा हुआ। दोनों में स्टिच को द लायन किंग 1994 में बेबी सिम्बा की प्रस्तुति के समान हवा में रखा गया था। 52 ट्रेलर में उसे पानी के पंख पहने हुए दिखाया गया है। 52 साथ में दिए गए पोस्टर में उसे राफिकी द्वारा पकड़ा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि मूल लिलो एंड स्टिच फिल्म के लिए द लायन किंग इंटरस्टिचल ट्रेलर में है। 52 सुपर बाउल LIX के दौरान विशेष रूप से प्रसारित करने के लिए बनाया गया एक टीवी स्पॉट 9 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें स्टिच को फुटबॉल खिलाड़ी की तरह सीजर सुपरडोम के चारों ओर दौड़कर किक को बाधित करते हुए दिखाया गया था। 53 54 मुक्त करना। नवंबर 2020 में वैराइटी और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि डिज्नी ने यह निर्धारित नहीं किया था कि फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाएगा या डिज्नी प्लस के माध्यम से। 19-20 नवंबर 2022 में एक कास्टिंग कॉल के माध्यम से यह पुष्टि की गई कि फिल्म को डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस रिलीज के लिए तैयार किया जाना था। 4 अगस्त 2024 में फिल्म को 2025 की गर्मियों में नाटकीय रिलीज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।
55 अक्टूबर में फिल्म को 23 मई 2025 की रिलीज की तारीख दी गई। 56 यह भी देखे कोर्टनी बी वेंस कोबरा बबल्स के रूप में लिलो के कल्याण के प्रभारी एक सामाजिक कार्यकर्ता। 13 हन्नाह वडिंगम ग्रैंड काउंसिल वुमन की आवाज के रूप में यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन और इसकी परिषद की विदेशी नेता जो जुम्बा और प्लीकले को भागने के बाद स्टिच को पकड़ने का आदेश देती है। 14 एमी हिल टुटू के रूप में 70 के दशक में एक मूल हवाईयन जो पेलेकैस की लंबे समय से पड़ोसी और डेविड कावेना की दादी है। 4 उन्हें एक गर्म तेजतर्रार महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो स्थानीय पिजिन लहजे में बोलती है। 6 वह इस फिल्म के लिए मूल है क्योंकि डेविड के परिवार के सदस्यों में से कोई भी मूल एनिमेटेड निरंतरता के दौरान दिखाई नहीं दिया या संदर्भित नहीं किया गया था, नहीं लिलो और नानी के पास निरंतरता के दौरान करीबी पड़ोसी थे। 6 हिल ने पहले मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच द सीरीज में श्रीमती हसागावा को आवाज दी थी। जेसन स्कॉट ली एक लुआऊ मैनेजर के रूप में। 16 ली ने पहले मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच हैज ए ग्लिच 2005 में डेविड की आवाज दी थी। उत्पादन विकास 3 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की गई थी कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स डिज्नी की 2002 की एनिमेटेड फीचर फिल्म लिलो एंड स्टिच की लाइव एक्शन बटा कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन हाइब्रिड फिल्म रीमेक विकसित कर रहा था। फिल्म को माइक वान वेस द्वारा रूपांतरित किया जाना था, जिसका निर्माण डैन लिन और जोनाथन एरिच द्वारा किया गया था और रयान हेल्पिन द्वारा सहनिर्मित किया गया था। 24 अक्टूबर 2018 को वान वेस ने खुलासा किया कि उन्होंने रीमेक की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 13 नवंबर 2020 को जॉन एम चू ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत में प्रवेश किया, जबकि वान वेस ने इस परियोजना को छोड़ दिया था। स्टूडियो वान वेस की पटकथा को फिर से लिखने के लिए एक नए पटकथा लेखक की तलाश कर रहा था। 14 जुलाई 2022 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि डीन फ्लेचर कैंप को निर्देशन के लिए चुना गया था, जबकि क्रिस केकानियोक्लानी ब्राइट स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए बातचीत कर रहे थे। 21 ब्राइट को फरवरी 2023 में लेखक होने की पूरी तरह से पुष्टि की गई थी। 8 डेडलाइन हॉलीवुड की फ्लेचर कैंप और ब्राइट की भागीदारी की घोषणा के अगले दिन वैन वेस ने डेडलाइन हॉलीवुड के ट्वीट से उनके लेख पर ट्वीट किया, जिसमें फ्लेचर कैंप और ब्राइट का फिल्म के निर्माण में स्वागत किया गया। संभवतः यह दर्शाता है कि वह अभी भी फिल्म से जुड़े हुए हैं। 22 फिल्म को वर्किंग टाइटल बैड डॉग दिया गया था, जो हमेशा दुर्व्यवहार करने वाले स्टिच को गलती से कुत्ते के रूप में अपना लिए जाने का संदर्भ था, जबकि फिल्म के लिए स्थापित नई प्रोडक्शन कंपनी का नाम ब्लू कोआला पिक्चर्स इंक रखा गया था, जो चरित्र की शारीरिक बनावट के विशिष्ट वर्णन के संदर्भ में था। 23 डलाई जबकि यह अनुमान लगाया गया था कि मूल फिल्म के सहलेखक सहनिर्देशक क्रिस सैंडर्स रीमेक में स्टिच की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। सैंडर्स ने सितंबर 2022 के एक साक्षात्कार में दावा किया कि डिज्नी ने अभी तक भूमिका को फिर से निभाने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है, हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपनी रचना को आवाज देने के लिए हमेशा तैयार है। 24 नवंबर 2022 में बताया गया कि फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल जारी कर दिया गया है। 6 प्रारंभिक कास्टिंग कॉल को बाद में 22 नवंबर को एंटरटेनमेंट में एशियाई प्रशांत गठबंधन द्वारा ट्वीट किया गया था। 4 फरवरी 2023 में जैक गैलिफियानाकिस एक अनिर्दिष्ट भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए, जबकि उस समय द रैप ने बताया कि वह प्लीकले की आवाज देंगे। 8 हॉलीवुड रिपोर्टर ने अप्रैल में उनका खंडन किया जब उन्होंने बताया कि गैलिफियानाकिस इसके बजाय डॉ जुम्बा जुकीबा की आवाज दे रहे थे। 12 मार्च के अंत में माया केलोहा को लिलो पेलेकाई के रूप में मुख्य भूमिका में लिया गया। 5 अप्रैल 2023 में बिली मैग्नेसन को एजेंट प्लीकले की आवाज के रूप में चुना गया। 12 और सिडनी अगुडोंग को नानी पेलेकाई के रूप में चुना गया।
7 उस महीने के अंत में काहियाओ मचाडो को डेविड कावेना के रूप में चुना गया। 10 जबकि कोर्टनी बी वेंस को कोबरा बबल्स के रूप में चुना गया, जिनके बारे में प्रशंसकों ने शुरू में माना था कि उन्हें फिल्म के पात्रों से काट दिया गया था। 13 टिया कैरेरे और एमी हिल, जिन्होंने मूल फिल्म और इसके मूल सीक्वल सामग्री जैसे लिलो एंड स्टिच द सीरीज में भूमिकाएं निभाई थीं, को नई भूमिकाओं में लिया गया, जिसमें सैंडर्स स्टिच के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को फिर से करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 12 सैंडर्स ने अंतः फिल्म के लिए कुल 5 अलग-अलग बार आवाज की रिकॉर्डिंग की। 25 सैंडर्स फिल्मांकन के दौरान कभी सेट पर नहीं गए, क्योंकि वह प्रोडक्शन के समय ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, जहां वह 2007 से काम कर रहे हैं, में अपनी फिल्म द वाइल्ड रोबोट 2024 पर काम कर रहे थे। अगुडोंग और मचाडो के कास्टिंग की घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसमें डिज्नी और फिल्म के कास्टिंग क्रू पर रंगभेद और सफेदी करने के आरोप लगे थे, क्योंकि दोनों कलाकार अपने पात्रों के मूल एनिमेटेड समकक्षों की तुलना में हल्के त्वचा के रंग के हैं। 26 27 सिडनी अगुडोंग, अभिनेत्री सिएना अगुडोंग की बड़ी बहन, एक मिश्रित नस्ल की महिला है, जो काउई, जहां फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से सेट है, में पैदा हुई और पलीबरी, एक कोकेशियान मां और एक पिता जो फिलिपिनो है। 26 28 27 अगुडोंग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भूमिका स्वीकार करने के लिए उन पर हमला करने वाली टिप्पणियां मिलीं। 29 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पता चला कि मचाडो ने पहले अपने स्पॉटिफ और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नस्लीय गाली का इस्तेमाल किया था। 12 11 30 मचाडो ने बाद में 27 अप्रैल 2023 को इंस्टाग्राम के माध्यम से गाली के अपने पिछले उपयोग के लिए माफी मांगी। 30 जून 2023 में जेसन स्कॉट ली, जिन्होंने मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच स्टिच हैज ए ग्लिच 2005 में डेविड कावेना की आवाज दी थी, ने पॉडकास्ट काइल मेरेडिथ विद पर खुलासा किया कि वह फिल्म में लुआओ के प्रबंधक के रूप में एक कैमियो करेंगे जहां नानी और डेविड काम करते हैं। 16 31 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 13 मार्च 2023 को ओहू, हवाई में शुरू होने वाली थी, 32 और 16 जून को समाप्त होगी। 33 हालांकि फिल्मांकन का पहला दिन बाद में 17 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। 34 कई दशकों के डिज्नी फीचर से हटकर सैंडर्स और डेब्लिस ने पारंपरिक गौचे तकनीक के विपरीत लिलो एंड स्टिच के लिए पानी के रंग से चित्रित पृष्ठभूमि का उपयोग करना चुना। 8 शुरुआती डिज्नी एनिमेटेड शॉट्स के लिए पानी के रंगों का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही शुरुआती डिज्नी फीचर स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937, पिनोचियो 1940 और डम्बो 1941 के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1940 के दशक के मध्य तक इस तकनीक को गौचे जैसे कम जटिल मीडिया के पक्ष में बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया था। सैंडर्स चाहते थे कि लिलो एंड स्टिच के लिए पानी के रंगों का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्टोरी बुक का उज्ज्वल रूप और डम्बो की कला निर्देशन दोनों को उजागर किया जा सके, जिसके लिए पृष्ठभूमि कलाकारों को माध्यम के साथ काम करने में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। 8 21 एनिमेशन स्वयं 2D कार्य पर आधारित था, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के लिए बजट बहुत छोटा था। 20 चरित्र डिजाइन सैंडर्स की व्यक्तिगत ड्राइंग शैली पर आधारित थे, बजाय पारंपरिक डिज्नी इन-हाउस शैली के। 8 सैंडर्स की शैली को अपनाने में एनिमेटरों की सहायता के लिए फिल्म के दृश्य विकास पर्यवेक्षक सुसी निकोल्स ने एक मैनुअल बनाया, सर्फिंग द सैंडर स्टाइल। 13 सीमित बजट के कारण एनिमेशन प्रक्रिया में जेब या कपड़ों पर डिजाइन जैसे विवरणों से बचा गया था, और चूंकि वे फिल्म के अधिकांश हिस्से में छाया नहीं कर सकते थे, इसलिए कई दृश्य छायांकित क्षेत्रों में हुए और अधिक महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए छाया बचा ली गई। 20 फिल्म के अंतरिक्ष यान जैसे अलौकिक तत्वों को समुद्री जीवन जैसे व्हेल और केकरे जैसा डिजाइन किया गया था। 28 फिल्म के एक बदले हुए दृश्य में स्टिच, नानी, जुम्बा और प्लीकले ने ली हुए हवाई अड्डे से एक बोइंग 747 जेट का अपहरण किया, जो होनोलुलु शहर के बीचों बीच इमारतों से टकराता हुआ गुजरा।
लेकिन 11 सितंबर के हमलों के बाद, जब निर्माण में कुछ ही सप्ताह बचे थे, तो क्लाइमेक्स को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि उन्हें जुम्बा के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करना पड़े। स्थान को भी बदल दिया गया ताकि वे कोआई के पहाड़ों से उड़ान भर सकें। 29-30 भले ही, सैंडर्स के अनुसार, अंतिम डिजाइन में अभी भी ऐसे इंजन है जो 747 के जेट इंजन जैसे है। 20 इस समायोजन के बाद भी, टीम के पास एनिमेशन के लगभग 2 अतिरिक्त मिनट के लिए पर्याप्त बजट था, जिसका उपयोग लिलो, नानी और स्टिच के नए परिवार बनने के उपसंहार मोन्टाज को बनाने के लिए किया गया था। 20-31 मुक्त करना। 16 जून 2002 को लिलो एंड स्टिच का प्रीमियर एल कैपिटन थिएटर में हुआ। फिल्म निर्माताओं और डिज्नी स्टूडियो के अधिकारियों के अलावा प्रिसिला और लिसा मैरी प्रेसली, विनोना जूड, फिल कोलिंस, ग्रेगरी हाइन्स और जोडी फोस्टर भी उपस्थित थे। 32 विपणन। स्टिच को फिल्म के विपणन अभियान का एक केंद्रीय हिस्सा बनाने की इच्छा रखते हुए, सैंडर्स ने एक विध्वंसक विचार पेश किया। क्या होगा यदि स्टिच ने अन्य डिज्नी संपत्तियों पर आक्रमण किया? वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के तत्कालीन अध्यक्ष डिक कुक को यह विचार पसंद आया और उन्होंने 4 पैरोडी टीजर ट्रेलर बनाने की अनुमति दी, उपनाम इंटरस्टिचल्स, जिसमें स्टिच डिज्नी पुनर्जागरण की 4 फिल्मों, जिनमें से 3 पर सैंडर्स ने काम किया था, के यादगार क्षणों को दिखाता है। द लिटिल मरमेड 1989, ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991, अलादीन 1992 और द लायन किंग 1994। 25 अधिकांश मूल अभिनेताओं ने ट्रेलरों में अपनी भूमिकाओं को दोहराया, लेकिन जब उन्हें स्टिच के प्रति नकारात्मक अभिनय करने के लिए कहा गया तो वे चौंक गए। उद्धरण वांछित ट्रेलरों में AC/DC गीत बैक इन ब्लैक भी शामिल है। मार्केटिंग अभियान में कई टाई इन प्रमोशन भी शामिल थे, जैसे कि लिलो और स्टिच खिलौने मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील के हिस्से के रूप में पेश किए जा रहे थे। 33 यूनाइटेड किंगडम में, लिलो और स्टिच ट्रेलरों और टेलीविजन विज्ञापनों में एल्विस के गीत सस्पिशियस माइंड्स का एक कवर दिखाया गया था, जिसे गैरेथ गेट्स ने गाया था, जो यूके टीवी कार्यक्रम पॉप आइडल से प्रसिद्ध हुए थे। अमेरिका में, हाउंड डॉग का इस्तेमाल नाट्य और टेलीविजन ट्रेलरों दोनों के लिए किया गया था। मार्केटिंग अभियान ने स्टिच को डिज्नी फैमिली ब्लैक शीप के रूप में प्रस्तुत किया। प्रचार अभियान के रूप में, फिल्म की रिलीज से पहले डिज्नी एडवेंचर्स में लिलो और स्टिच की कॉमिक्स चलाई गईं। कॉमिक्स में दोनों शीर्षक पात्रों के लिए फिल्म तक की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया था, जिसमें स्टिच का निर्माण और पलायन शामिल था। इन घटनाओं का बाद में सीक्वल लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच हैज ए ग्लिच द्वारा खंडन किया गया, जिससे कॉमिक्स गैरविहित हो गई, लेकिन कॉमिक्स प्रयोग 625 रूबेन को पेश करने के लिए उल्लेखनीय है, जो बाद की फिल्मों और टीवी श्रृंखला में एक मुख्य पात्र था। उद्धरण वांछित अधिकांश कॉमिक श्रृंखला को एक सामूहिक खंड, कॉमिक जोन खंड 1, लिलो एंड स्टिच के रूप में जारी किया गया है। होम मीडिया। लिलो एंड स्टिच को 3 दिसंबर 2002 को VHS और DVD पर रिलीज किया गया था। 34 रिलीज के पहले दिन 3 मिलियन से अधिक DVD प्रतियां बेची गईं, जिससे खुदरा बिक्री में $45 मिलियन की कमाई हुई। 35-36 इस THX प्रमाणित DVD रिलीज में विभिन्न बोनस सुविधाएं शामिल है, जिसमें बिल्ड एन एलियन एक्सपेरिमेंट गेम, एक ऑडियो कमेंट्री, संगीत वीडियो, हटाए गए दृश्य, टीजर ट्रेलर और DVD रोम शामिल है। 37 2003 में एलिस इन वंडरलैंड 1951 और पोकाहोंटस 1995 के साथ 2 डिस्क DVD संस्करण आने की घोषणा की गई थी, जो 2004 और 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म का 2 डिस्क विशेष संस्करण DVD ऑस्ट्रेलिया में 10 नवंबर 2004 को और UK में 22 अगस्त 2005 को लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच हैज ए ग्लिच 2005 की UK रिलीज के साथ रिलीज किया गया, लेकिन US में रिलीज कई देरी से प्रभावित हुई। 24 मार्च 2009 को डिज्नी ने आखिरकार विशेष संस्करण DVD रिलीज की,
जिसे बिग वेव एडिशन कहा गया। इस डीवीडी संस्करण में मूल पूरक विशेषताओं को बरकरार रखा गया, साथ ही एक ऑडियो कमेंट्री, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, अधिक हटाए गए दृश्य, कई बिहाइंड द सीन फीचर और कुछ गेम भी शामिल थे। 11 जून 2013 को लिलो एंड स्टिच को ब्लूरे पर रिलीज किया गया और 2 मूवी कलेक्शन में लिलो एंड स्टिच 2 के साथ डीवीडी पर फिर से रिलीज किया गया, जिसमें दोनों फिल्मों के साथ एक ब्लूरे शामिल था, लेकिन बोनस सुविधाओं के बिना। बिग वेव एडिशन, डीवीडी की डिस्क 1 का पुनर्मुद्रण और लिलो एंड स्टिच 2 डीवीडी का पुनर्मुद्रण। 2 मूवी कलेक्शन ने तब से 2 बार फिर से रिलीज देखी है, एक 31 जनवरी 2017 को, जिसमें केवल ब्लूरे और 2 फिल्मों के डिजिटल डाउनलोड को रिडीम करने के लिए एक कोड था, 39, और दूसरा 9 अगस्त 2022 को, जो दोनों फिल्मों को अलग अलग ब्लू-रे डिस्क पर रखता है, जिसमें उनकी अधिकांश मूल डीवीडी बोनस विशेषताएं भी शामिल है। 1985 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स से स्नातक होने के बाद क्रिस सैंडर्स ने एक असफल बच्चों की किताब की पिच के लिए स्टिच का चरित्र बनाया था। उन्होंने कहा, मैं इस छोटे से प्राणी के बारे में बच्चों की किताब बनाना चाहता था जो जंगल में रहता था। यह एक राक्षस जैसा था, जिसके बारे में कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं था कि यह कहाँ से आया है। लेकिन उन्हें कहानी को संक्षिप्त करना मुश्किल लगा और उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। 1987 में वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन ने उन्हें अपने नवगठित दृश्य विकास विभाग के लिए काम पर रखा। उनका पहला प्रोजेक्ट द रेस्क्यूज डाउन अंडर 1990 था, लेकिन उन्होंने जल्द ही स्टोरी बोर्डिंग में बदलाव कर लिया। उसके बाद सैंडर्स ने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 और द लायन किंग 1994 के लिए सीक्वेंस की स्टोरी बोर्डिंग की। 1997 में डिज्नी फीचर एनिमेशन के कई अधिकारियों को वर्मोंट में माइकल आइजनर के फार्म पर एक रिट्रीट में आमंत्रित किया गया था, जहां पहले से मौजूद किंवदंतियों, लोककथाओं या क्लासिक उपन्यासों को अनुकूलित करने से परे भविष्य के एनिमेशन स्लेट पर चर्चा की गई थी। रिट्रीट में डिज्नी फीचर एनिमेशन के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष थॉमस शूमाकर ने सुझाव दिया कि वे एक ऐसी फिल्म का निर्माण करें जो हमारी पीढ़ी के लिए डम्बो होगी, जिसकी तुलना बड़े बजट की डिज्नी एनिमेटेड विशेषताओं से की जा सकती है, जो उन्होंने पहले ही बना ली है। शूमाकर ने सैंडर्स से फिल्म के निर्माण के बारे में संपर्क किया और उनसे कहा, हर कोई चाहता है कि यह अगली फिल्म आप हों। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड स्वान रिजॉर्ट में कराओके डिनर के दौरान शूमाकर ने सैंडर्स से पूछा, क्या ऐसा कुछ है जिसे आप विकसित करना चाहेंगे? सैंडर्स को बच्चों की किताब की वह परियोजना याद आ गई जिसे उन्होंने शुरू में विकसित किया था। अपनी अगली बैठक में सैंडर्स ने एक दूरस्थ, गैरशहरी स्थान का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्टिच एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पूरी तरह से वुडलैंड जानवरों के साथ बातचीत करता है, उनके द्वारा बहिष्कृत किया जाता है और ग्रामीण कैंसस में एक खेत में अपने दम पर रहता है। लेकिन शूमाकर ने सुझाव दिया कि स्टिच को लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जानवरों की दुनिया पहले से ही हमारे लिए विदेशी है। इसलिए यदि आप इस राक्षस और उस स्थान के बीच सबसे अच्छा विपरीत प्राप्त करना चाहते हैं जहां यह रहता है, तो मैं आपको इसे मानव दुनिया में स्थापित करने की सलाह दूंगा। 16 सैंडर्स अनजाने में ही सही, एक प्राणी के जंगल में जानवरों के साथ संबंध बनाने के अपने विचार पर सालों बाद द वाइल्ड रोबोट 2024 अपने पाम स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा के होटल के कमरे में 3 सीधे दिनों के लिए सैंडर्स ने वैचारिक रेखाचित्रों को चित्रित करने और फिल्म की सामान्य कहानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए 29 पृष्ठ की पिच बुक बनाई। 13 उन्होंने शुरू में एक लड़के के चरित्र को जोड़कर इसे संशोधित किया। 18 लेकिन जैसे जैसे स्टिच का चरित्र विकसित हुआ, सैंडर्स ने फैसला किया कि उसे एक महिला चरित्र के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्टिच एक पुरुष चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतुलन उसे एक छोटी लड़की के साथ रखना होगा।
हम किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो स्टिच के साथ संघर्ष में हो, और हमने महसूस किया कि एक छोटा लड़का एक साथी हो सकता है। 19 सैंडर्स ने फिर अपनी दीवार पर हवाई के एक नक्शे पर नजर डाली और याद करते हुए कि उन्होंने हाल ही में वहां छुट्टियां मनाई थीं, उन्होंने कहानी को वहां स्थानांतरित कर दिया। 8-9 पुस्तिका समाप्त करने के बाद उन्होंने इसे बरबैंक भेज दिया और शूमाकर ने एक शर्त के साथ पिच को मंजूरी दे दी। यह ऐसा दिखना चाहिए जैसे आपने इसे बनाया हो। 13 लिखना। एनिमेशन का सेट प्राचीन मध्ययुगीन यूरोप में बहुत अधिक है। बहुत सी परीक्षाएं वहां अपनी जड़ें जमाती है, इसलिए इसे हवाई में रखना एक बड़ी छलांग थी। लेकिन उस विकल्प ने पूरी फिल्म को रंग दिया और हमारे लिए कहानी को फिर से लिखा। क्रिस सैंडर्स, हवाई में स्थान परिवर्तन पर विचार करते हुए। 15 डीन डेब्लॉइस, जिन्होंने मुलान के लिए कहानी सह प्रमुख के रूप में काम किया था, को थॉमस शूमाकर द्वारा अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर 2001 पर उत्पादन छोड़ने की अनुमति देने के बाद लिलो एंड स्टिच के सहलेखन और सहनिर्देशन के लिए लाया गया था। 20 इस बीच डिज्नी के कार्यकारी क्लार्क स्पेंसर को फिल्म के निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। कई पिछले और समवर्ती डिज्नी फीचर एनिमेशन प्रोडक्शंस के विपरीत, फिल्म की प्री प्रोडक्शन टीम अपेक्षाकृत छोटी और ऊपरी प्रबंधन से अलग रही जब तक कि फिल्म पूरी तरह से उत्पादन में नहीं चली गई। 21 मूल रूप से स्टिच एक अंतरगैलेक्टिक गिरोह का नेता था और जुम्बा उसके पूर्व साथियों में से एक था जिसे स्टिच को पकड़ने के लिए इंटरगैलेक्टिक काउंसिल द्वारा बुलाया गया था। 8 फिल्म के शुरुआती संस्करणों के लिए टेस्ट दर्शकों की प्रतिक्रिया ने स्टिच और जुम्बा को सृजन और निर्माता में बदल दिया। 8 जब एनिमेशन टीम ने स्थानीय इलाके पर शोध करने के लिए काउई का दौरा किया, तो उनके टूर गाइड ने ओहाना का अर्थ समझाया क्योंकि यह विस्तारित परिवारों पर लागू होता है। ओहाना की यह अवधारणा फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। डेब्लॉइस याद करते हैं, हम जहां भी गए, हमारा टूर गाइड किसी न किसी को जानता था। वास्तव में वह वही था जिसने हमें हवाईयन अवधारणा ओहाना के बारे में समझाया, एक ऐसा परिवार जो आपके निकटतम रिश्तेदारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उस विचार ने कहानी को इतना प्रभावित किया कि यह आधार विषय बन गया, वह चीज जो स्टिच को विकसित करती है, भले ही उसे क्या करने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाश है। काउई द्वीप को रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981 और जुरासिक पार्क ट्रायोलॉजी 1993 से 2001 जैसी फिल्मों में भी दिखाया गया था। डिज्नी के एनिमेटरों को फिल्म के कथानक को जोड़ने के कठिन काम का सामना करना पड़ा, जिसमें द्वीप की शांत सुंदरता के साथ तत्कालीन हालिया आर्थिक मंदी के दौरान कई हवाईवासियों की गरीबी और बदहाल जिंदगी को दिखाया गया था। फिल्म के युवा वयस्कों, नानी और डेविड को आवाज देने वाले अभिनेता टिया कैरेरे, होनोलुलु के मूल निवासी, और जेसन स्कॉट ली थे, जो हवाईयन मूल के हैं और हवाई में पले बड़े हैं। कैरेरे और ली दोनों ने अपने पात्रों के संवाद को उचित बोलचाल की बोली में फिर से लिखने और हवाईयन स्लैंग शब्दों को जोड़ने में सहायता की। 22 फिल्म का एक अभिनव और अनूठा पहलू दो बहनों के बीच के रिश्ते पर इसका मजबूत फोकस है। उस समय अमेरिकी एनिमेटेड फिल्मों में एक प्रमुख कथानक तत्व के रूप में बहनों के बीच एक केंद्रीय संबंध दुर्लभ था। 23 डलाई। डेविड चेज ने 1998 की शरद ऋतु में 150 अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ लिलो की भूमिका हासिल की। 24 स्टिच को शुरू में एक गैरमौखिक चरित्र के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन सैंडर्स ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि उसे कुछ बातें कहनी होंगी, इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हम इसे न्यूनतम रखें। स्टिच की आवाज के लिए किसी पेशेवर अभिनेता को नियुक्त करने के बजाय डेब्लोइस ने सैंडर्स को भूमिका निभाने का सुझाव दिया। सैंडर्स के अनुसार स्टिच की आवाज वह थी जिसका वह नियमित रूप से स्टूडियो में लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं लोगों को फोन पर कॉल करता और उस आवाज में आवाज निकालता और उन्हें परेशान करता। 25 टिया कैरे को मूलन 1998
में शीर्षक चरित्र के लिए माना गया था, लेकिन यह भूमिका मिंगना वेन से हार गई। 26 यह जानने के बाद कि डिज्नी एक हवाई सेट फिल्म कर रहा था, कैरे ने एक आवाज की भूमिका मांगी और नानी की आवाज के लिए काम पर रखा गया। 26 उसने लॉस एंजिल्स, पेरिस और टोरंटो में अपने हिस्से की रिकॉर्डिंग में 2 साल बिताए। 27 जेसन स्कॉट ली को डेविड के रूप में लिया गया था जब कैरे ने उन्हें फिल्म के लिए सिफारिश की थी। 26 क्रिस विलियम्स, जो उस समय स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट थे, ने एजेंट प्लीकली की भूमिका के लिए केविन मैकडोनाल्ड का नाम सुझाया। मैकडोनाल्ड द्वारा भूमिका के लिए पढ़ने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। 9 कोब्रा बबल्स को शुरू में एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा गया था। इस भूमिका के लिए जेफ गोल्डब्लम को ध्यान में रखा गया था। गोल्डब्लम ने भूमिका को अस्वीकार कर दिया और बबल्स को एक ज्यादा डराने वाले किरदार के रूप में फिर से तैयार किया गया। सैंडर्स और डेब्लॉइस ने पल्प फिक्शन 1994 में विंग रैम्स के प्रदर्शन को याद किया और उन्हें कास्ट किया। 9 फिल्म के शुरुआती विकास के दौरान रिकार्डो मोंटाल्बन को खलनायकों में से एक के रूप में लिया गया था। उनके गायन प्रदर्शन स्टार ट्रेक 2 द रैथ ऑफ खान में खान नूनियन सिंह के लिए इस्तेमाल की गई आवाज पर आधारित था। 9 हालांकि उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी लाइनें हटा दी गई और बैठक के बाद उनके चरित्र को काट दिया गया, जिससे कहानी से स्टिच के गिरोह को हटा दिया गया। अंततः फिल्म में खलनायक की भूमिका गंटू की होगी, जिसे केविन माइकल रिचर्डसन द्वारा आवाज दी गई है, जो शो और फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। डेविड ओगडेन स्टीयर्स, जिन्होंने पहले डिज्नी के लिए पिछली फिल्मों में आवाज दी थी, को जुम्बा की आवाज के लिए चुना गया था। ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जो कैलडवेल को यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन की नेता ग्रैंड काउंसिल वुमन की आवाज देने की भूमिका मिली। 9 डिजाइन और एनिमेशन। परिवर्तित दृश्य। एक दृश्य जहां नानी लिलो का पीछा करती है, उसे यूके होम वीडियो रिलीज के लिए संशोधित किया गया था। 41 मूल में लिलो एक कपड़े सुखाने की मशीन में छिप जाती है, जिसे एक कैबिनेट और पिज्जा बॉक्स के साथ एक कमोड में बदल दिया गया था, जिसका उपयोग दरवाजे के रूप में किया जाता था ताकि बच्चों को ड्रायर में छिपने के लिए प्रभावित होने से बचाया जा सके। 42 यूके एडिट का उपयोग बाद में फिल्म की डिज्नी प्लस रिलीज 42 और 2022 ब्लूरे रिलीज के लिए किया गया था। उद्धरण आवश्यक। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। लिलो एंड स्टिच ने अपने पहले सप्ताहांत में $35.3 मिलियन कमाकर दूसरे स्थान पर शुरुआत की, जो टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट से थोड़ा नीचे था। 43 अपने दूसरे सप्ताहांत के दौरान यह माइनॉरिटी रिपोर्ट और मिस्टर डीड्स के पीछे तीसरे स्थान पर आ गया। 44 एक सप्ताह बाद मेन इन ब्लैक 2 की शुरुआत के बावजूद लिलो एंड स्टिच तीसरे स्थान पर रहा। 45 इस बीच लिलो एंड स्टिच ने परिवारों को आकर्षित करना जारी रखा, जबकि स्पाइडरमैन और स्टार वार्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स जैसे अन्य प्रमुख ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर अभी भी व्यापक रिलीज में थे। 46 इसके अतिरिक्त यह वार्नर ब्रदर्स की लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड फिल्म स्कूबीडू के साथ साथ मैट डेमन की एक्शन फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ा। 46 फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $145.8 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $127.3 मिलियन कमाए, कुल मिलाकर दुनिया भर में $273.1 मिलियन। 2 यूके में लिलो एंड स्टिच ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $2.4 मिलियन एकत्र किए, जो साइंस और माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग से आगे पहले स्थान पर रहा। 47 यह फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में रेड ड्रैगन से आगे निकल जाएगी। 48 26 अगस्त 2003 को डिज्नी ने एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल स्टिच द मूवी रिलीज किया, जो लिलो एंड स्टिच द सीरीज नामक एक टेलीविजन सीरीज के लिए पायलट के रूप में काम करता था। यह सीरीज 20 सितंबर 2003 और 29 जुलाई 2006 के बीच
65 एपिसोड तक चली। सीरीज वहीं से आगे बढ़ी जहां फिल्म रुकी थी और जुम्बा के बचे हुए प्रयोगों को पकड़ने और पुनर्वास करने के लिए लिलो और स्टिच के प्रयासों को दर्शाया गया। श्रृंखला, साथ ही फ्रेंचाइज के मूल भाग जो लिलो पेलेकाई पर केंद्रित थे और हवाई में सेट थे, टेलीविजन फिल्म लेरॉय एंड स्टिच के साथ समाप्त हुए, जो 23 जून 2006 को प्रसारित हुई। 30 अगस्त 2005 को लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच हैज़ ए ग्लिच इस फिल्म का एक और डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल रिलीज किया गया। इस फिल्म में लिलो एंड स्टिच और स्टिच द मूवी के बीच सेट स्टिच में एक गड़बड़ी है क्योंकि उसके अणु कभी भी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुए। यह एक मूल शुरुआत स्टिच का परीक्षण के विपरीत है, जिसे लिलो एंड स्टिच की डीवीडी रिलीज पर देखा गया था। लिलो मई दिवस हुला प्रतियोगिता जीतना चाहती है, जैसा कि उसकी मां ने 1970 के दशक में किया था, लेकिन स्टिच का गुस्सा जारी है। लिलो स्टिच पर लगातार गुस्सा करती रहती है क्योंकि उसकी गड़बड़ी उसके लिए और अधिक समस्याएं पैदा करती है और प्रतियोगिता जीतने की उसकी संभावनाओं को बर्बाद कर देती है। उसे लगता है कि स्टिच ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि स्टिच मर रहा है। लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच हैज़ ए ग्लिच डीवीडी में एक छोटी फिल्म द ओरिजिन ऑफ स्टिच भी शामिल थी, जो स्टिच हैज़ ए ग्लिच और स्टिच द मूवी के बीच एक पुल का काम करती थी। मार्च 2008 में डिज्नी ने जापानी बाजार के लिए लिलो एंड स्टिच फ्रेंचाइज पर आधारित एक एनीमे की घोषणा की जिसका नाम स्टिच था। अक्टूबर 2008 से मार्च 2011 तक एक सीरीज के रूप में चलने वाले इस एनीमे में लिलो की जगह यूना कामिहारा नाम की एक जापानी लड़की है और यह हवाई के बजाय ओकिनावा प्रांत में एक काल्पनिक द्वीप पर सेट है। इस सीरीज का निर्माण इसके पहले 2 सीजन के लिए मैडहाउस द्वारा किया गया था और इसके तीसरे सीजन और 2012 और 2015 में 2 पोस्ट सीरीज स्पेशल के लिए शिनई एनिमेशन द्वारा किया गया था। 27 मार्च से 6 अप्रैल 2017 तक स्टिच एंड ए नामक फ्रेंचाइजी पर आधारित एक अंग्रेजी भाषा की चीनी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज चीन में मंदारिन चीनी डब के साथ प्रसारित हुई। इसे अनहुई सिन्हुआ मीडिया और पेनिमेशन हवाकाई मीडिया द्वारा निर्मित किया गया था। स्टिच एनीमे की तरह इसमें लिलो की जगह वांग एलिंग नाम की एक स्थानीय लड़की है और यह हुआंगशान पहाड़ों में सेट है। स्टिच के विपरीत, हालांकि यह श्रृंखला मूल रूप से अमेरिकी एनिमेट्रोन, जिनमें लिलो एंड स्टिच द सीरीज पर काम करने वाले भी शामिल है, के सहयोग से अंग्रेजी में बनाई गई थी और फिर मंदारिन चीनी में डब की गई थी। मूल अंग्रेजी उत्पादन फरवरी 2018 के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसारित हुआ। लाइव एक्शन अनुकूलन। मुख्य लेख लिलो एंड स्टिच 2025 फिल्म। अक्टूबर 2018 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लिलो एंड स्टिच का एक लाइव एक्शन रीमेक विकसित कर रहा था, जिसका निर्माण अलादीन के निर्माता डैन लिन और जोनाथन एरिच द्वारा किया जाना था और माइक वान वेस द्वारा लिखा जाना था। 78 नवंबर 2020 में यह बताया गया कि जॉन एम चू ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की और यह स्पष्ट नहीं था कि फिल्म सिनेमाघरों में या डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी या नहीं। जुलाई 2022 में डीन फ्लेचर कैंप ने फिल्म के निर्देशक के रूप में चू की जगह ली। 79 फरवरी 2023 में जैक गैलिफानियाकिस फिल्म में शामिल हुए। 80, 81, 31 मार्च 2023 को यह घोषणा की गई कि मैया केलोहा को लिलो के रूप में लिया गया। 82 अप्रैल में अन्य कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें नानी के रूप में सिडनी अगुडोंग, 4 बबल्स के रूप में कोर्टनी बी वेंस, 83 और अज्ञात भूमिका में बिली मैग्नेसन शामिल है। 84 काहियाओ मचाडो को मूल रूप से डेविड के रूप में लिया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह काइपो डुडॉइट ने ले ली। 85 21 अप्रैल 2023 को गैलिफियानाकिस को जुम्बा का किरदार निभाने के लिए और मैग्नेसन को प्लीकले का किरदार निभाने की पुष्टि की गई, जबकि क्रिस सैंडर्स ने स्टिच की आवाज के रूप में लौटने के लिए अंतिम बातचीत में प्रवेश किया।
86 नानी की मूल आवाज अभिनेत्री टिया कैरे को श्रीमती केकोआ की भूमिका निभाने की घोषणा की गई, जबकि एमी हिल, जिन्होंने मूल में श्रीमती हसागावा की आवाज दी थी, टुटू नामक एक नए चरित्र को चित्रित करेंगी। 87 अगस्त 2024 में फिल्म को 2025 की गर्मियों में नाटकीय रिलीज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। 88 2 महीने बाद फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 मई 2025 की रिलीज की तारीख दी गई। 89 वीडियो गेम 2002 में फिल्म के साथ 3 आधिकारिक गेम रिलीज किए गए, प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिज्नी का लिलो एंड स्टिच, ट्रबल इन पैराडाइज, गेम बॉय एडवांस के लिए डिज्नी का लिलो एंड स्टिच और प्लेस्टेशन 2 के लिए डिज्नी का स्टिच एक्सपेरिमेंट 626। स्टिच किंगडम हार्ट्स 2 और 3 में भी एक बुलाया जाने वाला पात्र है और प्लेस्टेशन पोर्टेबल के लिए किंगडम हार्ट्स बर्थ बाय स्लिप में अपने होमवर्ल्ड के साथ दिखाई देता है। लिलो और स्टिच दोनों निंटेंडो 3DS गेम डिज्नी मैजिकल वर्ल्ड और इसके सीक्वल में दिखाई देते हैं। स्टिच डिज्नी इन्फिनिटी सीरीज के दूसरे गेम डिज्नी इन्फिनिटी 2.0 में भी एक खेलने योग्य पात्र है। स्टिच मोबाइल गेम डिज्नी मिररवर्स में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में भी दिखाई देता है और एक अनलॉक करने योग्य ग्रामीण डिज्नी ड्रीमलाइट वैली के रूप में। लिलो, स्टिच, जुम्बा, गंटू और लिलो एंड स्टिच द सीरीज से एंजेल डिज्नी स्पीडस्टॉर्म में खेलने योग्य रेसर है, जिसमें फिल्म के कोआई के चित्रण के आधार पर एक ट्रैक वातावरण भी शामिल है। अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में लिलो एंड स्टिच ने अमेरिका और कनाडा में $145.8 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $127.3 मिलियन कमाए। कुल मिलाकर दुनिया भर में $273.1 मिलियन की कमाई हुई। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स की आइस एज के बाद 2002 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। वे उस वर्ष घरेलू स्तर पर $100 मिलियन के आंकड़े को छूने वाली एकमात्र 2 एनिमेटेड फिल्में थीं। 49 बॉक्स ऑफिस मोजो का अनुमान है कि फिल्म ने अपने मूल प्रदर्शन के दौरान 25 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। 2 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया लिलो एंड स्टिच को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 51 रॉटन टोमाटोज ने बताया कि 149 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 87% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.310 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, पारंपरिक डिज्नी किराया से अधिक, लिलो और स्टिच एक मजेदार और आकर्षक कहानी प्रदान करते हुए परिवार के मुद्दों की पड़ताल करता है। 52 मेटाक्रिटिक ने 30 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 53 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 54 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 3+4 में से 1-2 स्टार लिखते हुए यह हाल के वर्षों के सबसे आकर्षक फीचर लेंथ कार्टूनों में से एक है, मजेदार, चुलबुला, चौंकाने वाला, मौलिक और एल्विस के 6 गानों के साथ। यह अंत में बीमार करने वाला मीठा नहीं हो जाता। इसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है और यह एक उज्ज्वल ऑफबीट लुक देता है। 55 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने लिखा, हमारे दिलों के प्रति अपने नए दृष्टिकोण में शिथिल और कम स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध इस बेबाक फिल्म में एक उन्मुक्त विध्वंसक हास्य की भावना है, जो किसी भी गैर पिक्सर डिज्नी फिल्म की तुलना में कम कॉर्पोरेट और अधिक उन्मुक्त है। अपने हाथ से खींचे गए पात्रों और पृष्ठभूमि के लिए जलरंगों के उपयोग के साथ 1940 के दशक के बाद से स्टूडियो ने ऐसा पहली बार किया है। यह उस समय की एक सुखद वापसी है जब कार्टून सिनेमा के सबसे पूर्वानुमानित रूपों में से एक के बजाय सबसे अजीबोगरीब रूप थे। 56 टाइम पत्रिका के रिचर्ड कॉलिस ने महसूस किया कि यह फिल्म एक उज्ज्वल, आकर्षक खिलौना है जिसमें माँ और पिताजी के लिए आधा दर्जन एल्विस प्रेस्ली गाने हैं और बस पर्याप्त व्यंग्य है। स्टिच अपनी जीभ को अपनी नाक में डालता है और अपने बलगम को खाता है,
ताकि किशोर हंसते रहें। शुरुआती बेहन दृश्यों में एक अंतराल के बाद लिलो अपनी खुद की अमेरिकी जीवंतता और बुद्धि को प्रकट करता है, साथ ही एक स्मार्ट कहानी की समझ है जो पारंपरिक या कंप्यूटरीकृत सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर को चिह्नित करती है। 57 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने कहा कि रंग अत्यंत जीवंत और समृद्ध है, जो हवाईयन सेटिंग के लिए उपयुक्त है। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में एक आकर्षक चुटीला रवैया है जो कभी-कभी अधिक गंभीर डिज्नी कहानियों से गायब होता है। मजाकिया, मार्मिक और अच्छी गति वाली लिलो एंड स्टिच आदर्श पारिवारिक किराया है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। 58 द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने भी फिल्म के जलरंगों के उपयोग की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि यह आकर्षक है। यह आंखों के लिए आकर्षक होने के बजाय आसान है और हाइपर पावरफुल कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की इस दुनिया में इसमें कुछ राहत है। 59 एंटरटेनमेंट वीकली के लिए समीक्षा करते हुए ओवेन ग्लीबरमैन ने तर्क दिया कि लिलो एंड स्टिच में एनिमेशन में एक आकर्षक रेट्रोसरल जीवंतता है और यह देखना अच्छा है कि बच्चों के लिए एक फिल्म में एल्विस प्रेस्ली का उपयोग किया गया है, लेकिन कहानी मूर्खतापूर्ण और अजीब तरह से बेबुनियाद है। स्टिच को लिलो द्वारा खोजा जाता है, जो एक मनमौजी हवाईयन लड़की है जो सबसे ज्यादा रोने वाली है। ये दोनों केवल सिद्धांत रूप में दोस्त बनते हैं। उनके बीच इतना कम संबंध है कि फिल्म को बनाए रखने वाली एकमात्र चीज इसकी अस्पष्ट ईटी रूपरेखा है। 60 वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने महसूस किया कि सैंडर्स और डेब्लॉइस स्पष्ट अवसर के बावजूद किसी भी विशेष भावुक वी विलेज पॉइंट मेकिंग से बचते हुए चीजों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। चरित्र डिजाइन काफी परिचित है, लेकिन पृष्ठभूमि में एक असामान्य पेस्टल गुणवत्ता है जो फिल्म को एक आमंत्रित वातावरण प्रदान करती है। 61 इसके विपरीत सैन फ्रांसिस्को गेट के मिक लासेल ने महसूस किया कि लिलो एंड स्टिच एक टेलीविजन सीरीज के लिए अधिक उपयुक्त थी। उन्होंने लिखा कि निर्देशक खुद को एक फीचर फिल्म की संरचना में बंद पाते हैं। वे लिलो और स्टिच के रिश्ते की कहानी बताने के लिए मजबूर है ताकि इसे आकार दिया जा सके और आगमन की भावना दी जा सके। चूंकि यह एक बच्चों की फिल्म है, इसलिए रिश्ता केवल श्मल्च की दिशा में जा सकता है। इसलिए पहले 10 या 15 मिनट की आशाजनक अराजकता को दबा दिया जाता है। 62 पीटर एम निकोल्स कहते हैं कि नानी के चरित्र और उसके संघर्षों के माध्यम से यह फिल्म बड़े बच्चों को द एम्परर्स न्यू ग्रूव, अटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर और ट्रेजर प्लेनेट जैसे स्टूडियो द्वारा किए गए प्रयासों से बेहतर अपील करती है। 63 एक जन्म 2 जनवरी 1967। 2 जिन्हें पेशेवर रूप से टिया कैरेरे बटा के आर बटा के रूप में जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है जिन्हें डेटाइम सोप ओपेरा जनरल हॉस्पिटल में नियमित रूप से अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। कैरे ने फीचर फिल्मों वेन्स वर्ल्ड और वेन्स वर्ल्ड 2 में कैसेंड्रा वोंग की भूमिका निभाई। ट्रू लाइज में जूनो स्किनर, लिलो एंड स्टिच फिल्मों और टीवी सीरीज में नानी पेलेकाई, डक डोजर्स में क्वीन टायराहनी, कर्ब योर एंथुसियाज्म में रिचर्ड लुइस की प्रेमिका चाचा और टेलीविजन सीरीज रेलिक हंटर में सिडनी फॉक्स के रूप में अभिनय किया। साथ ही नेटफ्लिक्स के एजे एंड द क्वीन में रूपॉल के साथ लेडी डेंजर की भूमिका निभाई। कैरे डांसिंग विद द स्टार्स के दूसरे सीजन और द सेलिब्रिटी अप्रेंटिस के 5वें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में भी दिखाई दिए। अभिनय के अलावा कैरे ने अपने संगीत के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। प्रारंभिक जीवन अल्थिया राय दुहिनियो जनेरो का जन्म होनोलुलु, हवाई में हुआ था। वह ऑड्रे ली जनेरो, एक कंप्यूटर पर्यवेक्षक, और अलेक्जेंडर जनेरो, एक बैंकर की बेटी है। 3 वह फिलिपिनो मूल की है। 4 कैरेरे ने सेक्रेड हार्ट्स एकेडमी में पढ़ाई की, जो एक ऑल गर्ल्स स्कूल था। वह बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। 5 हालांकि 18 साल की उम्र में 1985 में स्टार सर्च में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन एक स्थानीय निर्माता ने
उन्हें वाइकिकी किराना स्टोर में खरीदारी करते हुए देखा और उन्हें फिल्म अलोहा समर में कास्ट किया गया। 6. इस समय के आसपास उन्होंने अपनी बहन के उपनाम टिया और अभिनेत्री बारबरा कैरेरा को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम नाम कैरेरा के बदलाव का उपयोग करके अपना मंच नाम अपनाया। 7. फिल्म और टेलीविजन कैरियर। इस सफलता के बाद कैरे लॉस एंजल्स लौट आई और एक मॉडल के रूप में कई महीनों तक काम करने के बाद 1985 की शुरुआत में उन्हें अपनी पहली टेलीविजन भूमिका के लिए काम पर रखा गया, जो कि अमेरिकी श्रृंखला एयरवुल्फ के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका थी। यह एपिसोड नवंबर 1985 में प्रसारित हुआ। मार्च 1985 के कवर अप एपिसोड में उनकी पहली ऑन स्क्रीन टेलीविजन उपस्थिति के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता डे टाइम सोप ओपेरा जनरल हॉस्पिटल में थी, जहां उन्होंने 1985 से 1987 तक जेड सूंग चुंग की भूमिका निभाई थी। द ए-टीम में उनकी अतिथि भूमिका थी, जिसके कारण उन्हें कलाकारों में शामिल होना था। हालांकि जनरल हॉस्पिटल के दायित्वों ने उन्हें टीम में शामिल होने से रोक दिया, इसलिए उनके चरित्र को एक एपिसोड के बाद हटा दिया गया। वह एनीथिंग बट लव में मार्टी गोल्ड, रिचर्ड लुईस की दत्तक पुत्री के रूप में भी दिखाई दी और मैरिड विद चिल्ड्रन के एक एपिसोड में पाइपर बाउमन के रूप में भी दिखाई दी, जो केली बंडी की मॉडलिंग प्रतिद्वंद्वी थी। 1991 की एक्शन फिल्मों हार्ले डेविडसन एंड द मार्लबोरो मैन और शोडाउन इन लिटिल टोक्यो में अभिनय करने के बाद वे सार्वजनिक सुर्खियों में तब आईं जब उन्हें वेन्स वर्ल्ड 1992 में रॉक सिंगर और माइक मायर्स के किरदार वेन कैंपबेल की प्रेमिका कैसंड्रा के रूप में कास्ट किया गया। यह भूमिका उन्होंने अगले साल वेन्स वर्ल्ड 2 में दोहराई। एक प्रशिक्षित गायिका, कैरेरे ने पहली फिल्म में अपने सभी गाने खुद गाए और वेन्स वर्ल्ड साउंड ट्रैक में उनकी आवाजें शामिल है। उन्होंने वेन्स वर्ल्ड के ऑडिशन के लिए बेवॉच में एक भूमिका ठुकरा दी। 1992 में पीपल ने उन्हें अपनी वार्षिक 50 सबसे खूबसूरत लोगों की सूची में शामिल किया। अन्य प्रमुख फिल्मों में उनकी भूमिकाएं शामिल हैं 1994 की अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक्शन फिल्म ट्रू लाइज में धनी तस्कर जूनो स्किनर की भूमिकाएं, राइजिंग सन में एक मिश्रित अफ्रीकी जापानी कंप्यूटर विशेषज्ञ माइकल क्रिस्टन द्वारा स्क्रीन के लिए सहलिखित और उनके उपन्यास पर आधारित एक थ्रिलर, जिसमें शॉन कॉनरी और वेस्ली स्नेप्स थे, 1995 में द इमोर्टल्स में डाकू जीना वॉकर, और 1996 की पैरोडी हाई स्कूल हाई में सचिव विक्टोरिया चैपल। उन्होंने 1995 के एडवेंचर पजल गेम द डेडलस एनकाउंटर में एरी की भूमिका भी निभाई, जो एक अंतरिक्ष मरीन से समुद्री डाकू बन गई थी। वे 1997 की यूनिवर्सल फिल्म्स पिक्चर कुल द कॉन्करर में दुष्ट चुड़ैल रानी के रूप में दिख दशक के अंत में उन्हें कॉमिक बुक के चरित्र शी की मोशन पिक्चर में एना इशिकावा के रूप में कास्ट किया गया, जो अनिर्मित रही। 8 मई 2009 में अप के प्रीमियर पर कैरेरे। 1999 से 2002 तक कैरे ने इंडियाना जोन्स और टॉम रेडर की याद दिलाने वाली एक सिंडिकेटेड एक्शन एडवेंचर सीरीज रेलिक हंटर में पुरातत्व प्रोफेसर सिडनी फॉक्स की भूमिका निभाई। इस समय कैरे को पुरुषों की पत्रिका मैक्सिम में दिखाया गया था। रेलिक हंटर 3 अनुबंधित टेलीविजन सीजन तक चला। कैरे ने फिर एनिमेटेड फिल्म लिलो एंड स्टिच 2002 और इसके स्पिन-ऑफ में लिलो की बहन नानी की आवाज दी। साथ ही 2003 डक डोजर्स एनिमेटेड सीरीज से क्वीन टायराहनी की आवाज भी दी। उन्होंने 2005 की एनिमेटेड फिल्म अलोहा स्कूबी-डू में स्नूकी की आवाज भी दी। 9 उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो डांसिंग विद द स्टार्स में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और अंततः कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर रहीं। कैरेरे ने बाद में द सेलिब्रिटी अप्रेंटिस के 5वें सीजन में भाग लिया, लेकिन शो के बॉस डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी प्रशिक्षुता उस सीजन के 5वें सप्ताह में समाप्त हो गई। कैरे ने प्लेबॉय के जनवरी 2003 के अंक के लिए नग्न तस्वीरें खिंचवाईं। पत्रिका के जर्मन दिसंबर 2006 के अंक में तस्वीरें पुनः प्रकाशित की गईं। वह कई टेलीविजन शो में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दी है, जिनमें बैक टू यू, निप टक और वेयरहाउस 13 शामिल है। वह रिचर्ड लुईस की प्रेमिका के रूप में कर्ब योर एंथुसियाज्म के सीजन 6 के कई एपिसोड में भी दिखाई दी है।
2020 में कैरे ने नेटफ्लिक्स सीरीज एजे एंड द क्वीन के सभी 10 एपिसोड में लेडी डेंजर की भूमिका निभाई। 10 संगीत व्यवसाय फिलिपिनो अमेरिकन लाइब्रेरी स्पिरिट अवार्ड्स में कैरेरे 2006 कैरेरे ने गायन करियर भी बनाए रखा। 1993 में मैट प्रिंज द्वारा निर्मित उनका पहला एकल एल्बम ड्रीम रिलीज हुआ और फिलीपींस में प्लेटिनम बन गया। उसी वर्ष उन्हें बैटमैन मास्क ऑफ द फैंटम के साउंड ट्रैक पर दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अंतिम थीम आई नेवर इवन टोल्ड यू का प्रदर्शन किया। कैरेरे ने फिर हवाईयन संगीत पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके दूसरे एल्बम हवाइना से शुरू हुआ, जिसे जून 2007 में रिलीज किया गया और इसमें ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकॉर्ड निर्माता डैनियल हो ने स्लैग की गिटार और यूकुलेल पर उनका साथ दिया। एल्बम को सर्वश्रेष्ठ हवाईयन संगीत एल्बम श्रेणी के तहत 2008 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 11 विलियम ग्रेगरी मैग्नेसेन, एक जन्म 20 अप्रैल 1985, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें इनटू द वुड्स 2014, ब्रिज ऑफ स्पाइज 2015, बर्थ ऑफ द ड्रैगन 2016, गेम नाइट 2018 और अलादीन 2019 फिल्मों में दिखाया गया है और गेट शॉर्टी 2017 और मैनियाक 2018 में सहायक टेलीविजन भूमिकाएं निभाई है। 2021 में मैग्नेसेन ने HBO मैक्स पर साइंस फिक्शन सीरीज मेड फॉर लव में अभिनय किया और द मेनी सेंस ऑफ नेवार्क और नो टाइम टू डाई फिल्मों में दिखाई दिए। 2023 में उन्होंने स्पाई किड्स आर्मगेडन में रे द किंग किंगस्टन के रूप में अभिनय किया। उन्होंने ब्रॉडवे और ऑफ ब्रॉडवे थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया है, जिसमें 2013 की वान्या और सोनिया और माशा और स्पाइक शामिल है, जिसके लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन मैग्नेसेन का जन्म वुडहेवन, क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे डायना के बेटे हैं, जो एक एरोबिक्स प्रशिक्षक है, और ग्रेग मैग्नेसेन, एक पेशेवर बॉडी बिल्डर और किकबॉक्सर है। उसके 2 छोटे भाई हैं। 2, 3, 4 उनके नाना नानी लिथुआनियाई अप्रवासी थे। वह नॉर्वेजियन और लिथुआनियाई वंश का है। वह 10 साल की उम्र तक वुडहेवन बुलेवार्ड के आसपास क्वींस में बड़ा हुआ, जब वह अपने परिवार के साथ कमिंग, जॉर्जिया चला गया। मैग्नेसेन ने 2003 में साउथ फोर्सीथ हाई स्कूल से स्नातक किया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ द आर्ट्स से। 5 अभिनय कैरियर अवस्था मैग्नेसेन ने ब्रॉडवे स्टेज पर अपनी शुरुआत 2007 में द रिच से की, जिसमें रोजी पेरेज ने अभिनय किया था। 6 2012 में उन्हें क्रिस्टोफर डुरंग की वान्या और सोनिया और माशा और स्पाइक में डेविड हाइड पियर्स और सिगोर्नी वीवर के साथ कास्ट किया गया था, जिसका प्रीमियर न्यू जर्सी के प्रिंसटन में मैककार्टर थिएटर में हुआ था। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर में ले जाया गया। इसके बाद यह जॉन गोल्डन थिएटर में चला गया, जहां इसे 6 टोनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। मैग्नेसेन को स्पाइक की भूमिका के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2014 में उन्होंने सेकंड स्टेज थिएटर में डेविड श्विमर द्वारा निर्देशित सेक्स विद स्ट्रेंजर्स के एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उत्पादन में अन्ना गन के साथ ऑफ ब्रॉडवे पर अभिनय किया। पतली परत मैग्नेसेन ब्लड नाइट, द लीजेंड ऑफ मैरी हैचेट और हैप्पी टीयर्स फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें डेमी मूर और पार्कर पोसी ने अभिनय किया। उन्होंने फिल्म 12 में क्लाउड के रूप में अभिनय किया, जो 30 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। उन्होंने जेम्स माइकल प्रैट की इसी नाम की किताब पर आधारित 2011 की फिल्म द लॉस्ट वैलेंटाइन में द्वितीय विश्व युद्ध के नायक नील थॉमस की भूमिका निभाई, जो 30 जनवरी 2011 को CBS पर प्रसारित हुई। उसी वर्ष उन्होंने व्हिट स्टिलमैन की डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस में थॉर की भूमिका भी निभाई। 2012 में उन्होंने स्वतंत्र फीचर सर्वाइविंग फैमिली में अभिनय किया। 8 मैग्नेसेन ने रॉब मार्शल की 2000
2014 की फिल्म इनटू द वुड्स में रपंजेल के राजकुमार के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई। 2016 में मैग्नेसन कैथी बेट्स के साथ द ग्रेट गिली हॉपकिंस में दिखाई दिए। गिली हॉपकिंस के प्रभारी सामाजिक कार्यकर्ता एलिस के रूप में कनाडाई अभिनेत्री सोफी नेलिस द्वारा निभाई गई भूमिका। यह भूमिका मूल रूप से उपन्यास और मंच नाटक में एक महिला के लिए लिखी गई थी। 2019 में मैग्नेसन ने गाई रिची द्वारा निर्देशित डिज्नी के अलादीन के लाइव एक्शन रूपांतरण में प्रिंस एंडर्स की नई बनाई गई भूमिका निभाई। 25वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई इन प्रोडक्शन से में मैग्नेसन ने CIA अधिकारी लोगन ऐश की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त बॉन्ड को एक मिशन में सहायता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। 11 वह एलेक्जेंड्रा शिप के साथ आगामी फिल्म वायलेंट एंड्स में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। 12 टेलीविजन मैग्नेसन ने अमेरिकन क्राइम स्टोरी के पहले सीजन में ओजे सिम्पसन की हत्या के मुकदमे के बारे में काटो कैलिन की भूमिका निभाई थी। उन्हें CBS सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने 29 जनवरी 2008 को केसी ह्यूजेस की भूमिका निभाई थी। 13 उन्होंने 2009 में द CW की सीरीज द ब्यूटीफुल लाइफ TBL में अतिथि भूमिका निभाई। 14 उन्होंने बोर्डवॉक एम्पायर में रोजर मैकेलिस्टर, गिलियन डारमोडी, ग्रेचेन मोल के दुर्भाग्यपूर्ण प्रेमी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और जिमी डारमोडी, माइकल पिट की लाश के लिए स्टैंड इन थे। 15 उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट के 10वें सीजन के एपिसोड इकारस और लॉ एंड ऑर्डर के 19वें सीजन के एपिसोड स्वीटी में भी अतिथि भूमिका निभाई। मैग्नेसन द डिवाइड के 4 एपिसोड में दिखाई दिए। NCIS लॉस एंजल्स में सीजन 2 के एपिसोड 3 में बॉर्डरलाइन शीर्षक से अतिथि भूमिका निभाई और द लेफ्टओवर के पहले सीजन के एपिसोड 6 में अतिथि भूमिका निभाई। 2017 में मैग्नेसन ने अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट में रस स्नाइडर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 16-17 मैग्नेसन ने एक हाई स्कूल शिक्षक जोशुआ निक सुलिवन की भूमिका भी निभाई, जो 2018 में आई पहली सीरीज टेल मी ए स्टोरी में अपने एक छात्र के साथ रिश्ते में है। संगीत व्यवसाय मैग्नेसन एक बार न्यूयॉर्क शहर स्थित रॉक बैंड द रेश के लिए बास खिलाड़ी और एक योगदान देने वाले गीतकार थे। 18 वह न्यूयॉर्क शहर स्थित बैंड रिजर्व्ड फॉर रोंडी में गिटार बजाते हैं। 19-20 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2009 खुशी के आंसू ब्लड नाइट द लीजेंड ऑफ मैरी हैचेट एरिक 2010-12 क्लाउड केंटन 2011 चुन्ना पॉल संकट में युवतियां थोर 2012 जीवित परिवार एलेक्स डियमिको पीतल चायदानी आर्नी दूसरा सर्वलिंगो भाषा 2013 पूर्व पोर्टी मैक्केब 2014 ग्रीन ड्रैगन्स का बदला जासूस बोयर जंगलों में रपंजेल का राजकुमार हन्ना वडिंगम जन्म 28 जुलाई 1974 एक अंग्रेजी अभिनेत्री, गायिका और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है। उन्हें टेड लासो 2020 से 2023 में व्यवसायी रेबेका वेल्टन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 2021 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2021 और 2022 दोनों में कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार जीता। वह कई वेस्ट एंड शो में भी दिखाई दी है, जिनमें स्पैमलॉट 2010 में रीजेंट पार्क में पुनर्जीवित इनटू द वुड्स और द विजार्ड ऑफ ओज में वेस्ट की दुष्ट चुड़ैल के रूप में शामिल है, और उन्हें अपने काम के लिए 3 ओलिवियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं। वाडिंगहैम के फिल्मी काम में लेस मिजरेबल्स 2012 का फिल्म रूपांतरण, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर विंटर रिज 2018 और एक्शन कॉमेडी द फॉल गाय 2024 शामिल है। अन्य उल्लेखनीय टेलीविजन भूमिकाओं में बेनिडोर्म 2014 में टोन्या डाइक, HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स 2015 से 2016
के 5वें सीजन में सेप्टा अनेल्ला, 2 क्रिप्टन, 2018 से 2019 में जैक्सूर और सेक्स एजुकेशन, 2019 से 2023 में सोफिया मार्केट्टी की भूमिका शामिल है। 2023 में उन्होंने यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता की सहमेजबानी की। 2023 की शुरुआत में वाडिंगहैम ने आवाज अभिनय में विस्तार करना शुरू कर दिया। एनिमेटेड सीरीज क्रेपोपोलिस, 2023 वर्तमान। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाडिंगम का जन्म लंदन के वेंटसवर्थ में हुआ था। 3 उनकी मां, मेलोडी केली, एक ओपेरा गायिका थीं, जैसा कि उनके दोनों नाना नानी थे। 4 जब वाडिंगम 8 साल की थीं, तब उनकी मां इंग्लिश नेशनल ओपेरा में शामिल हो गई और वह थिएटर के इर्द-गिर्द ही पली बड़ी। 4-5 वाडिंगम एकेडमी ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड आर्ट्स की स्नातक है। 6 उनकी गायन क्षमता 4 ऑक्टेव की है। 7 उन्होंने डिनर थिएटर से शुरुआत की। इंटरेक्टिव कॉमेडी जॉय एंड जीनाज वेडिंग में अभिनय किया, जिसे शिकागो में टोनी एंड टीनाज वेडिंग के मूल निर्माताओं एंथनी और जोसेफ टॉमस ने बनाया था। 4-8 आजीविका। स्टेज कैरियर। वाडिंगम लंदन के वेस्ट एंड और न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे दोनों पर एक स्टेज अभिनेत्री रही है। 4 उन्होंने 1998 में द क्वींस थिएटर में सॉसी जैक एंड द स्पेस विक्सेंस में वेस्ट एंड की शुरुआत की और मार्च 2000 में चार्ल्स अजनावोर द्वारा लॉट्रेक में अभिनय किया। 9 फिर एंड्रयू लॉयड वेबर और बेन एल्टन की द ब्यूटीफुल गेम में क्रिस्टीन वार्नर की भूमिका बनाई, जो सितंबर 2000 से कैम्ब्रिज थिएटर में साल भर चलने वाले शो के साथ रही। 10 आगे की स्टेज भूमिकाओं में स्पेस फैमिली रॉबिन्सन में स्टारबर्ड, जूलियन और स्टीफन बटलर, 2002, 6 और 2003 में विक्टोरिया पैलेस थिएटर में टुनाइट्स द नाइट, द रॉड स्टीवर्ट म्यूजिकल में शैतान की भूमिका शामिल। वाडिंगहैम ने लंदन प्रोडक्शन और फिर ब्रॉडवे दोनों में स्पामालोट में लेडी ऑफ द लेक का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 4 ट्रेवर नन की ए लिटिल नाइट म्यूजिक के पुनरुद्धार में डेसिरी आर्मफेल्ड की भूमिका के लिए उन्हें बेहतरीन समीक्षाएं मिलीं। 12 वाडिंगहैम को बाद में नाइट म्यूजिक में उनके प्रदर्शन के लिए 2010 में एक म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 13 2010 के मध्य में वाडिंगहैम ने लंदन के ओपन एयर थिएटर में इनटू द वुड्स के निर्माण में चुड़ैल की भूमिका निभाई। 14-15 उन्होंने द विजार्ड ऑफ ओज के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में द विक्टर विच ऑफ द वेस्ट की भूमिका की शुरुआत की, जो 1 मार्च 2011 को लंदन पैलेडियम में शुरू हुआ। 16 और वह लॉयड वेबर और राइस के नए गीत रेड शूज ब्लूज का प्रदर्शन करने वाली पहली थीं। 4-17 उन्होंने 4 सितंबर 2011 को प्रोडक्शन छोड़ दिया। 18 वाडिंगहैम ने अपने प्रदर्शन के लिए म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए whatsonstage.com थिएटर गोअर्स चॉइस अवार्ड जीता। 19 2012 में वाडिंगहैम ने चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर के किस मी केट के पुनरुद्धार में अभिनय किया। 20 यह शो नवंबर 2012 में लंदन के साउथ बैंक के ओल्ड विक थिएटर में स्थानांतरित हो गया। 25 अगस्त 2023 को वाडिंगहैम को उस वर्ष के बीबीसी प्रोम्स के हिस्से के रूप में फैंटेसी मिथ्स एंड लीजेंड्स प्रोम के मेजबान के रूप में घोषित किया गया था। 28 अगस्त को वह चल रहे SAGFTRA हड़ताल के साथ एकजुटता में प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले ही बाहर निकल गईं। 22-23 स्क्रीन कैरियर। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2023 के ग्रैंड फाइनल के लिए शनिवार दोपहर के पूर्वावलोकन शो में सहमेजबान ग्राहम नॉर्टन के साथ वाडिंगम। 2011 में वाडिंगम बीबीसी सिटकॉम नॉट गोइंग आउट की श्रृंखला 4 एपिसोड 3 में दिखाई दीं। उन्होंने शो में रिकॉर्ड की जा रही एक वयस्क फिल्म में एक अभिनेत्री जेन की भूमिका निभाई। 24 2012 की फिल्म लेस मिजरेबल्स में उनकी एक छोटी भूमिका थी। 4 और 2014 में वह ITV कॉमेडी बेनिडोर में दिखाई दीं। 7 वाडिंगम ने गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 और 6 में शेम नन,
सेप्टा उनेला का किरदार निभाया था। उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के 9 हफ्ते बाद अपने दृश्यों को फिल्माना शुरू किया और दावा किया कि फिल्मांकन के दौरान उन्हें वास्तविक वाटरबोर्डिंग से गुजरना पड़ा ताकि दृश्य प्रामाणिक लगे। 4/8/25 उन्हें विदाई उपहार के रूप में भूमिका की प्रतिष्ठित शेम बेल दी गई थी। 4/26 नेटफ्लिक्स सीरीज सेक्स एजुकेशन में जैक्सन की मां सोफिया मार्केट्टी के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका भी थी। 4/27 2020 से 2023 तक वाडिंगम ने एप्पल टीवी प्लस सीरीज टेड लासो में एएफसी रिचमंड की मालकिन रेबेका वेल्टन का किरदार निभाया। 5/28-29-30 उन्होंने सीजन 1 के एपिसोड मेक रेबेका ग्रेट अगेन और सीजन 2 के एपिसोड कैरोल ऑफ द बेल्स और नो वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल में खुद गायन किया। 31/2021 में उन्होंने इस भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन अवार्ड जीता। 1 वाडिंगम होकस पोकस 2 में मदर विच के किरदार में भी दिखाई देती है, जो डिज्नी की होकस पोकस की अगली कड़ी है, जिसे 30 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। 32-33 उन्होंने हेनरी फील्डिंग के 1749 के उपन्यास पर आधारित आईटीवी ड्रामा सीरीज टॉम जोन्स में लेडी बेलास्टन का किरदार निभाया, जो एथेल्ड्रेडा टाउनशेंड के वास्तविक जीवन से प्रेरित थी। 34-27-35 मार्च 2023 में वाडिंगहम को मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 36 मई 2023 में वाडिंगहम ने लिवरपूल में एलेशा डिक्सन और यूक्रेनी गायिका जूलिया सानिना के साथ यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2023 की सहमेजबानी की, जिसमें ग्राहम नॉर्टन फाइनल में उनके साथ शामिल हुए। 37-38 वाडिंगम 2024 की एक्शन कॉमेडी फिल्म द फॉल गाय में रयान गोसलिंग और एमिली ब्लंट के साथ निर्माता गेल की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 39 रिकॉर्डिंग 2000 में वाडिंगहम ने लंदन के वेस्ट एंड में एंड्रयू लॉयड वेबर और बेन एल्टन के संगीत द ब्यूटीफुल गेम में क्रिस्टीन की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2000 में वाडिंगहम, जिसे हन्ना के नाम से जाना जाता है, ने प्रोडक्शन से अवर काइंड ऑफ लव गीत का एक सिंगल रिलीज किया। यह सिंगल यूके चार्ट में नंबर 41 पर पहुंच गया। 40 बाद में उन्होंने स्पेस फैमिली रॉबिन्सन, संगीतकार जूलियन बटलर 41 और स्टीफन बटलर की साउंड ट्रैक रिकॉर्डिंग पर स्टारबर्ड की भूमिका में गायन किया, जिसे पॉप रिकॉर्ड्स द्वारा मई 2002 में रिलीज किया गया, जो स्टेज प्रोडक्शन स्टारबर्ड के रूप में वाडिंगहम की विशेषता के साथ मेल खाता था, जो लंदन के प्लीसेंस थिएटर में 3 सप्ताह तक चला। 22 नवंबर 2023 को वाडिंगहम का पहला एल्बम, एक लाइव एल्बम, रिलीज किया गया। हन्नाह वाडिंगहम होम फॉर क्रिसमस को एप्पल टीवी के लिए इसी नाम के शो में रिकॉर्ड किया गया था। 43, 44, 45 एल्बम ने क्रमशः यूके एल्बम डाउनलोड और साउंड ट्रैक एल्बम चार्ट पर 51 और 43 नंबर पर शुरुआत की और शीर्ष पर पहुंच गया। 46 व्यक्तिगत जीवन वाडिंगहम एक दशक तक इतालवी व्यवसायी जियानलुका कुग्नेट्टो के साथ रिश्ते में थीं और 2014 में उनकी एक बेटी हुई, जिसे वाडिंगहम ने 2023 से एक सिंगल मदर के रूप में पाला है। 47-48 वाडिंगहम अपनी बेटी के बेडरूम में अपना एमी अवार्ड रखती है, ताकि उसे याद दिला सके कि मम्मी केवल तभी दूर रहेंगी जब यह वास्तव में अच्छे कारण से होगा। 4 वाडिंगम धाराप्रवाह फ्रेंच और इतालवी बोलती है और उन्होंने भाषाओं के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। 49 फिल्मोग्राफी 2010 में वाडिंगहम पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 दोस्तों को कैसे खोए और लोगों से दूर कैसे रहें एलिजाबेथ मैडॉक्स 2012 कम दुखी फैक्ट्री मजदूर
2015 परस्यूट डेलांगे से मिलिए, द मूवी मैडी फॉरेस्टर। 2016 गेट हाउस एजेंट। 2018 विंटर रिज जोआन हिल। 2019 द हसल शिराज। 2022 होकस पोकस दो माचुरेल 50। 2024 द फॉल गाय गेल मेयर। द गारफील्ड मूवी बदकिस्मती आवाज 51। 2025 मिशन असंभव अंतिम गन्ना टीबीए पोस्ट प्रोडक्शन 52। लिलो और स्टिच ग्रैंड काउंसिल वुमन पोस्ट प्रोडक्शन 53। स्मर्फ्स टीबीए आवाज 54। टीबीए केबिन 10 में महिला टीबीए पोस्ट प्रोडक्शन 55। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। 2009 में कैरेरे ने वेन ब्रैडी के साथ प्री ग्रैमी अवार्ड्स टेलीकास्ट ऑनलाइन इवेंट के लिए सहोस्ट के रूप में काम किया। 12 उन्होंने 2009 में अपने तीसरे एल्बम इकेना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता और उनके 2010 के एल्बम है नानी को भी ग्रैमी के लिए नामांकित किया गया। 2011 में उन्होंने अपने एल्बम हुआना के अलोहा के लिए अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन कैर्रे ने 1992 में फिल्म निर्माता एली समाहा से शादी की। 6 समाहा और कैर्रे ने फरवरी 2000 में तलाक ले लिया। 30 नवंबर 2002 को उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट साइमन वेकलिन से शादी की। उनकी एक बेटी है। 2 अप्रैल 2010 को कैर्रे ने लॉस एंजल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलाक के लिए अर्जी दी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उसने तलाक के कारण के रूप में असहनीय मतभेदों का हवाला दिया और अपनी बेटी की एकमात्र शारीरिक हिरासत मांगी। 14 अगस्त 2010 में उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया। दोनों ने कथित तौर पर अपनी बेटी की हिरासत साझा की। 15 2010 तक कैर्रे लॉस एंजल्स में रहती है। 14 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1987 जोम्बी दुःस्वप्न एमी 1988 अलोहा ग्रीष्म लैनी अभिनय की शुरुआत 1984 में फिल्माई गई। 1989 कुंदन स्टेला 1990 दुश्मन माई चांग डायरेक्ट टू वीडियो 1991 लिटिल टोक्यो में तस्लीम मिनाको ओकेया 1991 हार्ले डेविडसन और मार्लबोरो मैन किमिको 1992 वेन की दुनिया कैसांद्रा वोंग 1992 छोटी बहन एड्रियन 1993 उगता सूरज जिंगो असाकुमा 1993 जल्दी जेनेट साकामोटो डायरेक्ट टू वीडियो 1993 विश्वासघाती डॉ जेसिका जेमिसन डायरेक्ट टू वीडियो 1993 वेन की दुनिया 2 कैसांद्रा वोंग 1994 सच्चा झूठ जूनो स्किनर 1995 जूरी ड्यूटी मोनिका लुइस 1995 अमर जीना वाकर डायरेक्ट टू वीडियो एसोसिएट प्रोड्यूसर भी 1995 शत्रुतापूर्ण इरादे नोरा डायरेक्ट टू वीडियो 1996 खोखना तर्क डायने नोरवुड 1996 हाई स्कूल हाई विक्टोरिया चैपल 1996 प्राकृतिक शत्रु क्रिस्टीना डायरेक्ट टू वीडियो 1997 कुल द कॉन्करर अकिवाशा। तो वैसे तो ये जो फ्रेंचाइजी इस टाइटल से पहले ही हमें कई बार इस पर कई मूवी देखने को मिल चुकी है, लेकिन डिज्नी द्वारा इसे 2025 के अंदर नए वर्जन के अंदर एक तरह से रिलीज़ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट देखी जाए तो 23 मई 2025 रहने वाली है और 120 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ रहने वाली है। साथ ही साथ इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। एक तरह से मैं आपको बता दूं, इसे वर्ल्ड डिज्नी एनिमेटेड स्टूडियो द्वारा बनाया गया है 120 मिनट की रनिंग लेंथ के साथ। तो पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद इसे OTT में रिलीज़ किया जाएगा। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी इससे एक तरह से मूवी के बारे में बता दी है, रिलीजिंग डेट बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।